खबर ही नहीं बल्कि तह तक जाकर पूरा विश्लेषण भी। केवल नारे और वायदे या पहुंच रही है जनता की आवाज? समाज की हर आवाज को पहुंचाएंगे सीधे आप तक। देश रोजाना हर रोज पहुंचाएगा आम जन की बात आप तक। संजय मग्गू शो। नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं आपके साथ एसएमएस यानी कि वही संजय मग्गू शो। आज के कार्यक्रम में आपसे मैं बात करूंगा बिहार के मुख्यमंत्री और इंडिया गठबंधन के रचयिता बड़े नेता नीतीश कुमार की, जिन्होंने कि विधानसभा में कुछ ऐसा बोल दिया था कि पूरे देश का मुद्दा बन गया। प्रधानमंत्री मोदी जब मध्य प्रदेश में प्रचार करने गए तो उन्होंने नीतीश कुमार का जिक्र किया। हालांकि नीतीश कुमार ने माफ़ी मांग ली है सारे मामले से पीछा छुड़ाने के लिए। इसके साथ साथ आपसे बात करूंगा मैं साध्वी उमा भारती की, क्योंकि चुनाव चल रहा है मध्य प्रदेश के अंदर, चुनाव प्रचार जोरों पर है। तो साध्वी उमा भारती ने शिवराज चौहान को, मामा जी को ऑक्सीजन दे दी है। कहा है कि मेरे बड़े भाई हैं शिवराज चौहान। आपसे बात करूंगा हरियाणा के जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं नायब सिंह सैनी, आजकल पूरे स्टेट में घूम रहे हैं। आज फरीदाबाद में थे और फरीदाबाद जब आए तो उन्होंने यहाँ पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का जो अभिवादन किया वो पैर छू कर किया, कुछ बड़ा संदेश दे गए। आपसे बात करूंगा एल्विश यादव को लेकर भी। वो एल्विश यादव जो रातों रात इंटरनेट के स्टार बन गए थे और मुसीबतें बढ़ी। हालांकि पुलिस ने छोड़ तो दिया है, अब आगे देखते हैं क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आपसे एसएमएस में बातों का सिलसिला। सबसे पहले बात बिहार की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुलझे हुए नेता हैं, बहुत पुराने नेता हैं। लगातार लंबे समय से बिहार के मुख्यमंत्री चले आ रहे हैं। कोई उनको पलटू राम कहता है तो कोई उनको भाग्य का धनी। कब किसके साथ गठबंधन कर लें और कब किसका गठबंधन तोड़ दें कुछ पता नहीं चलता। बातों के भी पूरे बाजीगर हैं, लेकिन बाजीगर ही कई बार अपने जाल में उलझ जाया करते हैं। उलझ गए थे अपने जाल में। और उनके लिए अगर एक कहावत बोल दूं, एक पुरानी कहावत है कि तीबे जी चले थे चौबे बनने और दूबे बन के लौटे। कुछ ऐसा ही हुआ नीतीश कुमार जी के साथ। जातिगत जनगणना के मसले पर विधानसभा सेशन में कुछ बोल रहे थे, बोलते बोलते पता नहीं कहाँ पहुँच गए। वहाँ पहुँच गए जो बेडरूम सीन हुआ करता है, और विधानसभा के अंदर कह रहे थे कि लड़का ये करता है, लड़की वो करती है, लड़का ऐसे करता है, लड़की वैसे करती है। मतलब एक मर्यादा जो होती है, शायद भूल गए थे बिल्कुल उस मर्यादा को। उस विधानसभा के सत्र के अंदर मान लीजिए कि महिलाएं जो विधायक हैं वो भी ज़रूर होंगी। नीतीश बाबू की सरकार की जो मंत्री हैं, महिला मंत्रिमंडल, उनके जो मंत्रिमंडल में महिला सदस्य हैं वो भी होंगी। पक्ष और विपक्ष की महिला नेत्री भी होंगी। पढ़े लिखे लोग भी होंगे, कुछ थोड़े से कम शिक्षित लोग भी होंगे। आखिर जातिगत जनगणना के मसले पर और इस सारे बात पर ये कहने का मकसद क्या था उनका? अगर आप उसको सुने तो लगता है कि जैसे कोई व्यक्ति अपनी मर्यादा भूल जाता है, जैसे समुद्र भूल जाता है अपनी गहराई, समुद्र भूल जाता है अपनी सीमाएं और कहीं भी चल पड़ता है। तो कहीं चल पड़े। पूरे देश के अंदर बवाल मचा। पूरे देश के नेताओं ने, पूरे देश के आम लोगों ने उस बात का रिएक्शन किया जो नीतीश कुमार जी ने बोला था। पहले आप सुनिए नीतीश कुमार जी क्या कह रहे थे। कह रहे थे कि लड़की भी पढ़ लेगी तो जो, सुनिए ना, अरे 4.3 था। सुनिए ना भाई, छोड़िए ना, वो तो सबके परिवार में ही तो है 9 गो, छोड़ो ना, उसे क्या हुआ। अरे हम तो शुरू कराए, अरे अब घट रहा, सुनो ना एक बार, और सुनिए ना, सुन बात हम कर, वो धीरे धीरे, अब धीरे धीरे हो जाएगा। यही को देख करके जो हमने तय करवाया, सुने ना बात, सुनो, सब परिवार का हो जाएगा धीरे धीरे आगे। तो वो जरूरी चीज न है। तो जो हम लोगों ने कहा कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा, ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है, तो उसी में अब समझ लीजिए संख्या घट रही है
अब आप जान लीजिए कि जो संख्या थी पहले, आप पत्रकार लोग भी ठीक से समझिए मेरा बतवा को, याद करिए अब पहले क्या था, सुनो 4.3, अब घटते घटते लास्ट ईयर के पहले ही जो रिपोर्ट आई है, अभी तो और हम कहें नया रिपोर्ट दे दो, तो 2.9 पर पहुंच गए। अब बहुत जल्दी 2 के पास हम लोग पहुंच जाएंगे। तो इसीलिए जरा ये जान लीजिए कि कितना खुशी की बात है। तो घबराहट का है कह रहे हैं कि जतवा घट गया है, अरे काला घटेगा, आप धीरे धीरे घटेगा। जब आप देख रहे हैं 18.46 से घट करके 13.6 है। अब चूंकि लड़की को पढ़ाया गया तब उतना ज्यादा नहीं होता, अब संख्या घट रही है, 2.9 पर आ गए, तो उसका फायदा ना हो रहा है जी। अब धीरे धीरे और आगे बढ़ेगा। अगला बार जब सर्वे होगा तब देखिएगा, जो अगला बार होगा जब गणना, तब उसके बाद अगर देश भर में जनगणना कर लेंगे और जाति आधारित कर देंगे तो एक एक चीज का रिपोर्ट आएगा, धीरे धीरे और घटेगा। ये बड़ी खुशी की बात है ना, तो ये जो हम लोग करा दिए। तो ये विधानसभा के अंदर बोल रहे थे नीतीश कुमार जी, और विधानसभा में कह रहे थे वो सब कुछ कि ये करता है वो, मतलब आपको बोलते हुए भी लगता है कि हम क्या बोल रहे हैं आखिर। चलो नेताओं को तो शायद छूट है कुछ भी कहने की, लेकिन अगर कोई आम आदमी कहेगा और अगर हम लोग कहेंगे तो उस पर बात पकड़ी जाएगी। इसलिए आप इनको ही, आपने सुना नीतीश कुमार जी क्या कह रहे हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि आदमी को बोलते हुए अगर अपनी उसकी जुबान पर काबू नहीं रहेगा तो फिर वही होगा जो मैंने आपको शुरू में कहा था कि चौबे जा बनने जाते हैं, दूबे बन के रह जाते हैं, और कई बार दूबे भी नहीं रहते। नीतीश कुमार जी वैसे कंफ्यूज में हैं, खुद भी कंफ्यूजन बहुत बड़ा उनके साथ। एक गठबंधन बनाया था पूरे देश में मोदी की सत्ता को चुनौती देने के लिए, मोदी की सत्ता को गिराने के लिए, मोदी जी को सत्ता से बाहर करने के लिए कहा था कि इंडिया गठबंधन बना दिया है। हालांकि जिसका नाम इंडिया दिया गया, INDIA, उसको वो नाम नीतीश कुमार जी का नहीं था। मजमा बनाया था नीतीश कुमार ने, लूट लिया और लोगों ने निराश भी थे, परेशान भी थे। कभी लगता है इधर होंगे, कभी लगता है उधर होंगे, और इधर उधर मैंने आपको पहले ही कहा कभी भी हो जाते हैं। नीतीश कुमार जी मोदी जी को छोड़ भी चुके हैं, मोदी जी के साथ भी रह चुके हैं, लालू जी के साथ भी रह चुके हैं, लालू जी को छोड़ भी चुके हैं और अब फिर लालू जी के साथ हैं। कांग्रेस को छोड़ भी चुके हैं, कांग्रेस के साथ भी रह चुके हैं, अब फिर कांग्रेस के साथ हैं। और कैसे साथ हैं, आप ये मान लो कि जब राष्ट्रपति जी के कार्यक्रम में गए थे और वहाँ मंच पर भाजपा के नेता थे तो उनसे भी कह दिया था कि आपसे अलग थोड़े ही हैं हम। मतलब कब क्या हो जाए आप कुछ समझ नहीं सकते बिहार के अंदर, और खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को लेकर के आप सोच नहीं सकते। वैसे जो उन्होंने कहा सब कुछ, और जो उन्होंने कहा था कि मोदी जी को सत्ता से दूर करने के लिए हम गठबंधन बना रहे हैं, उस गठबंधन के रचयिता वो खुद थे, और उस गठबंधन को लेकर के मोदी जी ने भी आज तड़का लगाया मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश में जब चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे तो नीतीश कुमार जी का नाम लिया। सुनिए क्या कह रहे हैं मोदी जी। आप में से जो अखबार पढ़ते होंगे, जो टीवी देखते होंगे, उन्होंने कल एक घटना की तरफ उनका ध्यान गया होगा। ये गठबंधन गठबंधन, ये इंडी अलायंस, इस इंडी अलायंस के एक बहुत बड़े नेता जो इंडी अलायंस का झंडा लेकर के घूम रहे हैं, जो देश की वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भांति भांति के खेल खेल कर रहे हैं, वो इंडी अलायंस के नेता ने विधानसभा के अंदर, जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में बद्दी बातें की। कोई शर्म नहीं है उनको। इतना ही नहीं, इंडी अलायंस का एक भी नेता माताओं बहनों के इतने भयंकर अपमान के खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। जो माताओं बहनों के प्रति ये दृष्टिकोण रखते हैं, वो कभी आपका भला कर सकते हैं माताएं बहनें?
वे आपका भला कर सकते हैं? पूरी ताकत से बताइए, कर सकते हैं? वो आपकी इज्जत बचा सकते हैं? वो आपका सम्मान कर सकते हैं? वो आपका गौरव कर सकते हैं? कैसा दुर्भाग्य आया है देश का! कितने नीचे गिरोगे और दुनिया में देश की बेइज्जती करा रहे हो। मेरी माताएं बहनें, मैं आपके सम्मान के लिए मुझसे जो हो सकेगा कभी पीछे नहीं हटूंगा, मैं विश्वास है। तो ये राजनीति है और राजनीति के अंदर ये सब कुछ चलता है, लेकिन नीतीश बाबू वो नहीं चलता जो आपने बोल दिया था। खैर, नीतीश कुमार जी ने अपनी उस बात के लिए अपनी माफ़ी मांग ली है। ये कहा है कि अगर कुछ गलत कहा था या किसी ने गलत समझा तो उसके लिए क्षमा मांगते हैं, माफ़ी मांगते हैं और मामला निपट गया। अगर मेरी किसी बात को लेकर के तकलीफ हुई है तो मैं अपनी बात को वापस करता हूं और मैं अपनी निंदा करता हूं। मैं दुख प्रकट करता हूं कि मेरे किसी एक शब्द के चलते अगर किसी को तकलीफ हुई है तो हम आपने कहा मुख्यमंत्री शर्म करें। मैं न सिर्फ शर्म कर रहा हूं, मैं इसके लिए दुख प्रकट कर रहा हूं और अपनी उन सारी चीजों को वापस लेता हूं और मैं महिलाओं के पक्ष में है और जितना काम किया गया है। लेकिन मामले ऐसे निपटते नहीं है, बहुत दूर तक जाते हैं, क्योंकि एक मामला चल रहा है। आपको ध्यान होगा कि जब हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक्स पर लिखा था कि तीर्थ यात्रा करवाएंगे हम, हरियाणा के बुजुर्गों को तीर्थ पर लेकर जाएंगे, तो अरविंद केजरीवाल जी सामने आए थे। उन्होंने एक्स पर रीट्वीट किया था, उनका जवाब दिया था कि मनोहर लाल जी आपसे पहले हम करवा रहे हैं, और उन्होंने ये कहा था, दावा कर दिया था कि हमने ही शुरू किया तीर्थ यात्रा करवाना, अगर कुछ दिक्कत आए तो हमसे पूछ लेना। अब उसके बाद सामने आई है साध्वी उमा भारती। आप सोचेंगे कि साध्वी जी एकदम कैसे आ गई, बहुत दिन से तो दूर थी, मेन लाइन से, मेन स्ट्रीम से दूर चल रही थी। ये भी कहा था कि मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार नहीं करूंगी, लेकिन अब सामने आई और एक्स पर ही लिखा है उन्होंने भी, यानी कि ट्विटर पर लिखा है कि अरविंद केजरीवाल जी जो हैं वो झूठ बोल रहे हैं। तीर्थ यात्रा की जो योजना सबसे पहले शुरू की थी वो मेरे भाई ने शुरू की थी, और अपना भाई बता रही हैं वो मामा शिवराज को। तो शिवराज चौहान जी जो कुर्सी पर बैठे हैं, जिस मुख्यमंत्री की कुर्सी उनको मिली है, वो साध्वी उमा भारती की कुर्सी खाली करने पर ही उनको मिली थी, यानी कि उन्हीं की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। और अब फिर एक बार से साध्वी उमा भारती ने साथ देना शुरू कर दिया है शिवराज चौहान का, यानी कि अपने भाई का है, अपने भाई का साथ देना शुरू कर दिया है। मेरे बड़े भाई हैं। आपको वैसे बताएं कि साध्वी कुछ समय से नाराज थी मोदी जी से, नड्डा जी से, अमित शाह जी से, सबसे। और साध्वी उमा भारती मानी जाती थी आडवाणी गुट नेता। 2019 में उनको टिकट नहीं मिला था, या उन्होंने टिकट लिया नहीं था, और बाद में कह दिया कि आगे भी चुनावी राजनीति करूंगी नहीं। जो भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची बनी थी उसमें उनका नाम था नहीं, तो नाराज हो गई थी मध्य प्रदेश में। अब मान गई हैं। किस बात में मानी है कुछ पता नहीं, हो सकता है कि जब आंतरिक बातें होती, इंटरनल बात हुआ करती हैं, तो कई बार पता भी नहीं चलती। लेकिन ये जरूर होगा कि उनको बताया गया होगा, भाजपा के नेताओं ने कहा गया होगा कि भाजपा मध्य प्रदेश में संकट में है, और क्योंकि मध्य प्रदेश में भाजपा को इतनी आगे ले जाने में साध्वी उमा भारती का योगदान पूरा रहा है। भगवा वस्त्र पहनने वाली साध्वी, अब तो योगी आदित्यनाथ जी हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनसे पहले कोई भगवा कपड़े पहनने वाला मुख्यमंत्री बना था तो वो साध्वी उमा भारती थी, मध्य प्रदेश की सीएम। हालांकि मध्य प्रदेश का उनको शासन रास उनको नहीं आया था, या बीजेपी को रास नहीं आया था, रिप्लेस किया गया था शिवराज चौहान जी को बीच में, और तब से मामा शिवराज चौहान वहां का राज चला रहे हैं। अब थोड़ा सा संकट बना, संकट तो पिछली बार भी बन गया था, जब 2018 के चुनाव हुए थे तो चुनाव के अंदर मैंडेट नहीं मिला था बीजेपी को, कांग्रेस का कमल खिला था, यानी कि कांग्रेस के कमलनाथ आए थे, उनकी सरकार बन गई थी। 15 महीने बाद ऑपरेशन लोटस चला था और उनकी सरकार गिरी थी। बाद में फिर बीजेपी का कमल खिला था। बीजेपी के कमल शिवराज चौहान भी हैं, और शिवराज चौहान का फिर राज आ गया था, शिवराज फिर से हो गया था। लेकिन अब थोड़ा सा संकट है, जो चुनावी सर्वे बता रहे हैं, ओपिनियन पोल कह रहे हैं
कुछ ऐसा बता रहे हैं कि जैसे वहाँ के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। ओपिनियन पोल्स ये कह रहे हैं कि वहाँ कांग्रेस कुछ मजबूत है। तो ऐसे में सामने आ गई हैं साध्वी उमा भारती दीदी। उन्होंने कहा है कि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, पैर में चोट लग गई थी, लेकिन क्योंकि भाई संकट में है तो उन्होंने कहा है कि जहाँ जहाँ कहीं ज़रूरत होगी शिवराज चौहान जी को, वहाँ वहाँ पार्टी के लिए और उनके लिए प्रचार करूँगी। वैसे शिवराज चौहान के लिए साध्वी उमा भारती ने पहले कुर्सी छोड़ी थी और अब उनकी कुर्सी मजबूत करने के लिए फिर से सामने आ गई हैं। कह दिया है कि जहाँ ज़रूरत होगी मदद करूँगी, लेकिन 2024 का चुनाव शायद साध्वी नहीं लड़ेंगी उमा भारती जी, शायद उनको टिकट भी नहीं मिलेगा और वो खुद भी कह चुके हैं कि चुनावी राजनीति से दूर रहूँगी। अब ज़्यादा तो इस बारे में हम नड्डा जी बता सकते हैं कि साध्वी उमा भारती के लिए आगे क्या होगा, लेकिन ये ज़रूर है कि पुरानी कहावत है ना कि भाई के लिए बहनें हमेशा आगे आ जाया करती हैं। तो अब खुद को छोटी बहन बताया है, शिवराज जी को, मामा को बड़ा भाई बताया है और सामने आ गई हैं दीवार बनकर उनकी मदद करने के लिए और कह दिया है कि जहां ज़रूरत होगी वहां चुनाव प्रचार करूंगी। तो ये बात थी चुनावी राज्य मध्य प्रदेश की। साथ साथ बात करते चलें, जब सियासत की बात चली रही है तो एक बात कर लें आपसे हरियाणा की सियासत की। हरियाणा की सियासत के अंदर भी इस टाइम में बहुत जोर चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना चेहरा बदला है। प्रदेश अध्यक्ष जो ओम प्रकाश धनखड़ साहब थे उनको राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भेज दिया है, वो राष्ट्रीय सचिव हो गए हैं, उनका प्रमोशन हो गया है और अब वो पूरे देश में घूम करके प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी का राजस्थान थे आज भी, और उनके स्थान पर जो उनकी कुर्सी मिली है, यानी कि जो उनके उत्तराधिकारी बने हैं, हरियाणा के भाजपा के जो राजा बने हैं, हरियाणा के भाजपा के अध्यक्ष बने हैं नायब सिंह सैनी। जब से नायब सिंह सैनी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तब से कहीं ना कहीं जा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष बनते ही आपको ध्यान होगा सबसे पहले गए थे चंडीगढ़ में संत कबीर कुटीर, यानी कि संत कबीर कुटीर का मतलब मुख्यमंत्री मनोहर लाल का सरकारी निवास, मुख्यमंत्री निवास पर गए थे और वहां जाकर के गदा भेंट करके आए थे। मुख्यमंत्री जी को पैर छूकर अभिवादन किया था। आज फरीदाबाद थे नायब सिंह सैनी जी। मंच पर नज़ारा देखने को मिला, आप देखिए चित्र में कृष्णपाल गुर्जर हैं मंच पर और नायब सिंह सैनी उनका अभिवादन कर रहे हैं, उनके पैर की तरफ बढ़ रहे हैं, पैर छूने की जा रहे हैं और कृष्णपाल गुर्जर उनको गले लगाने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनको आशीर्वाद देने की बात दिखा रहे हैं। वैसे तो ये संस्कार होते हैं, जब भी आपको बड़ा मिले तो आप बड़े का अभिवादन करें और उससे करें जो आपको उसके यानी कि जो आपके सामने हैं उनके लिए आपके मन में जो चल रहा है वैसा ही अभिवादन करें। और हमारी संस्कृति के अंदर बड़ों के पैर छू कर अभिवादन करना, हाथ जोड़ कर अभिवादन करना एक अच्छी परंपरा मानी जाती है। तो आज जब नायब सैनी पहुंचे मंच पर फरीदाबाद के अंदर, मिलन वाटिका में वो कार्यक्रम था, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था, अपने प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया था। अध्यक्ष का स्वागत करने के लिए मंच पर तमाम जिले के नेता थे, कार्यकर्ता थे, जिलाध्यक्ष थे, विधायक थे, मंत्री थे और मौजूद थे केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, फरीदाबाद के सांसद। और कृष्णपाल गुर्जर ने जब उनका अभिवादन किया तो पैर छू करके नायब सिंह सैनी ने उनका अभिवादन किया। मान लीजिए कृष्णपाल गुर्जर फरीदाबाद की राजनीति में हो या हरियाणा की राजनीति में अपना एक वजूद रखते हैं, अपना एक कद है उनका। उस समय हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं जब भाजपा की स्थिति अच्छी नहीं हुआ करती थी पूरे हरियाणा में, और मेहनत कृष्णपाल गुर्जर ने भी की। और कृष्णपाल गुर्जर उस समय भी विधायक बनते रहे जबकि हरियाणा में भाजपा का वजूद नहीं था। मेवला महाराजपुर सीट हुआ करती थी, वहां से चुनाव जीतते रहे कृष्णपाल गुर्जर और जो चुनावी शिकस्त दी वो कद्दावर नेता थे कांग्रेस के बड़े नेता महेंद्र प्रताप सिंह, जिनके लिए माना जाता था कि महेंद्र प्रताप सिंह 1987 में जब चौधरी देवीलाल की आंधी चली थी तब भी कांग्रेस के विधायक बन गए थे, लेकिन उनको 1996 में पहली बार चुनावी शिकस्त दी थी कृष्णपाल गुर्जर ने। और मैंने आपको बताया कि उस समय बीजेपी का हरियाणा के अंदर कोई बहुत ज़्यादा वजूद नहीं था, लेकिन ये जरूर है कि क्योंकि 1996 में हरियाणा विकास पार्टी से गठबंधन था और गठबंधन के अंदर मेवला महाराजपुर से प्रत्याशी थे कृष्णपाल गुर्जर, चुनाव जीत गए थे और मंत्री बने थे बंसीलाल जी की सरकार में, परिवहन मंत्री। और वहाँ से जो कृष्णपाल गुर्जर का जो राजनीतिक सफ़र शुरू हुआ असल में चुनाव जीतने का, तो एक चुनाव हारने के अलावा वो कभी चुनाव हारे नहीं, लगातार जीतते गए। और क्योंकि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पहले भी रहे थे तो नायब सिंह सैनी ने उनके पैर छूकर अभिवादन करके ये जता दिया कि बड़ों का पूरा सम्मान होता है, हमेशा रहेगा। लेकिन एक संदेश और भी गया कि हरियाणा के अंदर एक तो मनोहर और कृष्ण की जोड़ी मानी जाती है कि इनकी अच्छी बनती है, मुख्यमंत्री और कृष्णपाल गुर्जर की, और अब नायब सिंह सैनी बन गए हैं प्रदेश अध्यक्ष और उन्होंने जो मान सम्मान दिया वो भी कुछ कहता है।
तो बड़ी चर्चा ये रहेगी कि जब लोकसभा का चुनाव होगा तब स्थिति क्या होगी। तो आज जो मंच का नज़ारा था उसने एक संदेश जरूर दिया कि जब लोकसभा का चुनाव होगा 2024 में, यानी कि लगभग 4-5 महीने बाद, तो उस समय स्थिति क्या रहेगी। क्योंकि बहुत सारे नेता हैं जो ये सोच के चल रहे हैं कि कृष्णपाल गुर्जर का टिकट कटेगा, उनको मिलेगा तो टिकट की टिक टिक तब तक जाएगी। लेकिन मंच का नज़ारा कुछ आज कह रहा था। राजनीति है, राजनीति के अंदर कब नया क्या हो कुछ पता नहीं चलता। और एक राजनीति ये भी होती है कि कब किसको लपेट लें। बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लपेटे में आने की बात चली थी एल्विश यादव के। एल्विश यादव समझ रहे होंगे आप, 26 साल का एक लड़का जो रातों रात इंटरनेट का स्टार बन गया था। इतना पसंद किया जाने लगा कि बच्चा बच्चा उनका मुरीद हो गया। उन्होंने कहा था कि मेनका गांधी जी ने उनको फंसाने के लिए किया है। आज वो पेश हुए थे उत्तर प्रदेश में पुलिस के समक्ष, वकीलों के साथ गए थे। पुलिस ने पूछताछ करके फिलहाल तो छोड़ दिया है, आगे क्या होगा। लेकिन आपको एल्विश यादव के बारे में आपसे बात जरूर कर लेते हैं, और किस मामले में उनको बुलाया गया था, किस मामले में उन पर FIR हुई, वो बात भी कर लेते हैं। तो 26 साल का वो लड़का जो रातों रात इंटरनेट का सेंसेशन बन गया, लोग उसे इतना पसंद करने लगे कि बच्चा बच्चा उसके नाम को जानने लगा। उनका नाम है एल्विश यादव। हर दूसरे दिन किसी न किसी वजह से एल्विश यादव का नाम सोशल मीडिया पर ट्रेंड करता है। उनके फैंस की संख्या भी लगातार बढ़ रही थी। पिछले दिनों में वो और बड़े स्टार बन गए थे। जब वो बिग बॉस 14 के विजेता बने तो एक बड़े स्टार बन गए। अब पिछले 5-6 दिन से उनका नाम और भी ट्रेंड कर रहा था, लेकिन वजह कुछ और थी। FIR हुई थी एल्विश यादव के खिलाफ। आरोप था कि वह अपने गैंग के साथ रेव पार्टियों में सांप के जहर की सप्लाई करते थे। 5 आरोपियों को पकड़ा गया। एल्विश पर FIR हुई, एल्विश से पूछताछ भी हुई और उन्हें छोड़ दिया गया, यानी कि भेज दिया गया। जिन 5 आरोपियों को पकड़ा गया था उनके पास से 20 मिलीमीटर जहर मिला था, सांप का जहर। कोबरा और अजगर, जो 2 मुंह वाले सांप होते, बरामद किए गए थे। एल्विश यादव ने क्या किया क्या नहीं किया, यह जांच का विषय है। लेकिन हम आपको जो ज़रूरी खबर बता रहे हैं वो ये है कि दिल्ली समेत मेट्रो सिटीज़ में पार्टियों में सांप के जहर से बनी गोलियां या फिर सीधे सांप से कटवाकर नशा करने का चलन तेज़ी से बढ़ रहा है। आप सोच रहे होंगे जिस सांप के जहर से लोगों की जान चली जाती है, उससे आखिर कोई नशा कैसे कर सकता है। इस पर डॉक्टरों का कहना है कि हर सांप जहरीला नहीं होता। कई सांप ऐसे होते हैं जिनके जहर से आदमी मरता नहीं है, लेकिन उनके काटने से कुछ समय के लिए अचेत हो जाता है। एक तरह से ये ड्रग्स का काम करता है। जो लोग ड्रग्स का नशा लेते हैं वे लोग इस तरह से सांप के दंश को बहुत पसंद करते हैं। हालांकि इस तरह के नशीले पदार्थ का मिलना आसान नहीं होता है। जो लोग नशा करते हैं या जो लोग सांप का नशा करते हैं, यानी कि सर्पदंश लेते हैं, उनमें कोबरा, करैत या पेड़ों पर दिखने वाले हरे रंग के सांप होते हैं। कई ऐसे अड्डों का भी पता चला कि जहाँ सिर्फ सांपों को पाला जाता है, बल्कि हल्के, मध्य और गंभीर दंश के जरिए उनको नशा भी दिया जाता है। सांप से कटवाने के लिए उसके सिर पर हल्के औजार या किसी यंत्र से हल्के से चोट मारी जाती है, यानी कि थपकी दी जाती है। फिर सांप की जीभ जो कटवाने वाली जगह होती है वहाँ पर रखी जाती है और वहाँ सांप डंक मार देता है। इस तरह कंट्रोल किया जाता है कि चुभन सी महसूस होती रहे। डॉक्टरों का कहना है कि सीधे इंसानी खून में किसी सांप का जहर पहुँचना खतरनाक होता है, किसी की जान भी जा सकती है। लेकिन अगर कोई शख्स इस जहर को सीधा पी रहा है और उसका मुंह कहीं से कटा हुआ नहीं है तो वह सीधे पेट में जाता है और डाइजेस्ट हो जाता है, फिर धीरे धीरे पेशाब के रास्ते बाहर निकलता है। इसलिए जहर लेने वाले इस बात का ध्यान रखते हैं कि उसके मुंह में किसी तरह का छाला या कोई कटा हुआ भाग ना हो। ऐसे में जहर का संपर्क अगर खून से हो जाए तो फिर जान भी जा सकती है। आपको ये भी बता दें कि भारतीय संविधान के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पौधों के अलग अलग प्रजातियां और जंगली उत्पादों से बने जानवरों के व्यापार के विनिमयन और नियंत्रण के लिए नियम बनाए गए हैं। किसी जंगली जानवर को रखना या उसका किसी भी तरह से इस्तेमाल करना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के क्षेत्र 49 और क्षेत्र 49B के तहत एक अपराध माना गया है। ऐसे में कानून का उल्लंघन करने वालों को 3 से 7 साल की सजा का प्रावधान है। तो इन्हीं मामलों में, इन्हीं जो धाराएं बताई हैं मैंने आपको, इन्हीं में एल्विश यादव पर मुकदमा दर्ज हुआ था। वैसे आपको सर्पदंश का एक बात और बताएं कि कुछ लोगों से हमारी भी मुलाकात हुई थी जिन्होंने बताया कि वो लंबे समय से सर्पदंश ले रहे हैं। दिल्ली के लोग थे। और मान लीजिए कि रेव पार्टियों में या जो नशे के शौकीन हो गए हैं, जिनको नशे की लत लग गई है या जिसे नशे ने अपनी लपेट में ले लिया है, वो लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। और इसके लिए सबके लिए ज़रूरी है कि
सबसे पहले तो यही है कि उनको परिवार से और समाज से ऐसी शिक्षा मिले कि लोग इनसे बच के रहें। लेकिन अगर कोई इस प्रकार के नशे में पड़ जाए तो फिर उसको चिकित्सीय उपचार की बहुत ज़रूरत रहती है, क्योंकि एल्विश यादव का नाम बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ जुड़ता रहा है, तो इसलिए मामला बहुत उछला था। लेकिन फिलहाल एल्विश यादव को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। वापस वहीं आते हैं कि आखिर इस प्रकार के नशे से बचने के लिए आदमी को, जो इसकी चपेट में आ चुके हैं, जो इनके लती हो चुके हैं, चाहे उनके गार्जियन हैं और चाहे वो खुद हैं, किसी भी तरह से नशे की दुनिया से बाहर निकल कर के उनको एक अपना फिर से अच्छा और स्वच्छ जीवन जीने की तरफ बढ़ना चाहिए। इसी संदेश के साथ आपसे विदा लेते हैं SMS में। कल फिर मिलेंगे आपसे कुछ उन खबरों और मुद्दों के साथ जो आपके लिए जानना जरूरी है। तब तक अपना बहुत ध्यान रखें। शुभ रात्रि।